जैसा कि आप सबको पता है, सी टेट के एग्ज़ाम आने वाले हैं और आप सभी उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। तो आप सबकी हेल्प के लिए मैं आज एक और वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ। और इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको क्लास 6 की जो एसएसटी की बुक है उसके 3 पार्ट हैं। तो जियोग्राफी और सिविक्स का हम पहले ही कर चुके हैं और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हिस्ट्री की बात करेंगे, इतिहास। और जो बुक का नाम क्या है? हमारे अतीत। तो इस बुक में टोटल 11 चैप्टर्स हैं। तो हम इसको 2 पार्ट में करेंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको शुरुआत के 5 चैप्टर के बारे में बताऊंगा और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें मैं बाकी के जो 6 चैप्टर हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो लेक्चर को हम शुरू करते हैं। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर हम पहले चैप्टर की बात करें तो इसका क्या नाम है? क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो इसमें सबसे पहले हमें जानने को मिलता है कि जो आरंभिक मानव था वो कई लाख वर्ष पहले कहाँ पे रहना उसने शुरू किया था? नर्मदा नदी के तट पर वो रहा करता था और वे एक कुशल संग्राहक था और शिकार करते थे। तो संग्राहक का मतलब क्या होता है? जो जंगलों से पेड़ों से फल फूल जड़ें औषधियां इकट्ठी करते हैं। और शिकार मतलब जो शिकार करते थे, ठीक है। तो ये शिकार कर कर भी अपना भोजन प्राप्त करते थे और पेड़ों के फलों से जो भोजन मिलता था उसके द्वारा भी अपना पेट भरते थे, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो किर्थल और सुलेमान की पहाड़ियों के क्षेत्र में कृषि का आरंभ हुआ। और ये कब हुआ आरंभ इस कृषि का? 8,000 साल पहले, ठीक है। कहाँ पे हुआ? किर्थल और सुलेमान की पहाड़ियों के क्षेत्र में। और सबसे पहले जो फसल उगाई गई, गेहूं और जौ की फसल सबसे पहले उगाई गई। तो ये इस चीज का आप ध्यान रखना। और विंध्य के उत्तर में सबसे पहले चावल को उपजाया गया। तो चावल की खेती कहाँ हुई सबसे पहले? विंध्य के उत्तर में, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एशिया महाद्वीप की, तो एशिया महाद्वीप में भी जो दक्षिणी एशिया है जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका ये सारे देश आते हैं। तो दक्षिण एशिया इतना विशाल है अपने आप में। एक और समुद्र है, पहाड़ी है, पर्वत है, ठीक है। इसीलिए इसको उपमहाद्वीप भी कहा जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप। तो उपमहाद्वीप के नाम से भी इसको संबोधित किया जाता है, ठीक है। उसके बाद प्राचीन काल से ही लोगों ने सदैव एक जगह से दूसरी जगह तक यात्राएं की, जिससे उनको एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। तो पुराने समय में या आज के समय में जब लोग यात्रा करते हैं तो इससे क्या होता है कि नई जगह जाते हैं और एक दूसरे के विचारों को जानने का और समझने का अवसर उनको प्राप्त होता है। सहायक नदी उन नदियों को कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। जैसे गंगा नदी की बहुत सारी सहायक नदियां हैं जो गंगा नदी में आकर मिल जाती है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं तो 4700 वर्ष पहले सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ नगर फले फूले, जिसे सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो आप सबको पता है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे नगर फले फूले थे। और कब शुरुआत इनकी कब हुई? 4700 साल पहले, ठीक है। और गंगा नदी के किनारे जो नगर बसे वो 2500 साल पहले बसे थे। गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे जो नगर बसे वो 2500 साल पहले बसे, ठीक है। उसके बाद सोन नदी गंगा नदी की सहायक नदियों में से एक है। तो सोन नदी क्या है? गंगा की सहायक नदियों में से एक है। फिर गंगा का जो दक्षिणी क्षेत्र है प्राचीन समय में उसको मगध कहा जाता था और आज के समय में उसको बिहार नाम से जाना जाता है। तो बिहार का जो प्राचीन नाम है वो मगध है और मगध का वर्तमान नाम क्या है? बिहार, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं तो अगर इंडिया, हम अपने देश के नाम की बात करें तो अगर इंडिया शब्द की बात करें तो एक किससे निकला है? इंडस। तो इंडिया जो शब्द है इंग्लिश का इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अब इसके पीछे की कहानी क्या है? तो इंडस जो निकला है सिंधु नदी से निकला है। अब इसके पीछे की कहानी भी जान लेते हैं जल्दी से, कि लगभग 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले कुछ ईरानी, तो ईरानी जो थे वो सिंधु नदी को सौ नहीं बोल पाते थे, तो उन्होंने इसको क्या बोला? हिंदोस बोला। सिंधु को हिंदोस बोला। और ठीक है, तो ईरानियों ने सिंधु को हिंदोस बोला और यूनानियों ने सिंधु को इंडोस बोला, ठीक है। तो
ईरानी ने सिंधु को इंडोस बोला और यूनानी ने इंडोस बोला, ठीक है। और आगे चलकर यही नाम इस नदी के पूरे पूर्व क्षेत्र, ठीक है, पूर्व क्षेत्र का मतलब है पूरा भारत, क्योंकि सिंधु नदी पाकिस्तान के साथ में बहती है। पंजाब पाकिस्तान के जो हिस्सा है, बॉर्डर है, वहां पे ये नदी बहती है। तो उसका जो पूरब का पूरा क्षेत्र, अगर हिंदुस्तान की बात करें, तो इस नदी के पूर्व में स्थित पूरी भूमि प्रदेश को ईरानियों ने हिंदुस्तान बोला और यूनानियों ने इंडिया कहा, ठीक है। तो इस तरह से इसका नाम पड़ा। तो हिंदुस्तान और इंडिया जो नाम है, यहाँ के लोगों ने नहीं रखा, ये कहाँ के लोगों ने रखा, ईरानी ने और यूनानी ने, ठीक है। यूनानी ने इसका नाम दिया इंडिया और ईरानियों ने इसका नाम दिया हिंदुस्तान। ओके, आगे हम बात करते हैं भरत। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले एक समूह के लिए किया जाता था। आप महाभारत देखते हैं तो जो भरत वंशी थे, तो उत्तर प्रदेश में इनका एक अच्छा साम्राज्य था। तो उत्तर पश्चिम में जो ये साम्राज्य था, तो भरत के नाम से ही था। तो पूरा उत्तर पश्चिम का जो हिस्सा था उसको भारत नाम से जाना जाता था, भरत, भारत। और आगे चलकर ये नाम पूरे भारत के लिए प्रयोग होने लगा, ठीक है। तो पूरे भारत, पूरे इस महाद्वीप को ही हम भारत नाम से, भारत देश नाम से जानने लगे, ठीक है। इसका वर्णन ऋग्वेद में भी मिलता है। अब आगे पांडुलिपि की बात करते हैं। तो यह हाथ से लिखी जाती थी। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है, मैन्यूस्क्रिप्ट। और यह लैटिन शब्द मेन्यू से बना है, जिसका अर्थ होता है हाथ से बना हुआ। तो पांडुलिपियां क्या होती थी, जो हाथ से लिखी बनाई जाती थी, हाथ से लिखी जाती थी, उसे हम पांडुलिपि कहते थे, ठीक है। अब पांडुलिपि बनती कैसे थी, तो जो पांडुलिपि है प्राय ताड़पत्रों या हिमालय में उगने वाले बुर्ज नाम के पेड़ की छाल से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। तो ये किस पे लिखी जाती थी, पत्तों पे लिखी जाती थी, भोजपत्र पे लिखी जाती थी आरंभ में। यह प्राय मंदिरों विहारों से प्राप्त होती, ठीक है। आगे, पांडुलिपियों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों, विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। यह पांडुलिपियां संस्कृत के अलावा प्राकृत प्राकृत को आम जनता की भाषा भी कहते हैं और तमिल भाषा में लिखी मिली है, ठीक है। आगे है अभिलेख क्या होते हैं, ठीक है। तो अभिलेख क्या होते हैं, पत्थर अथवा धातु की सतह पर लिखे गए लेख को हम क्या कहते हैं, अभिलेख कहते हैं, ठीक है। तो जब भी नाम आए अभिलेख क्या होते हैं, तो पत्थर अथवा धातु की सतह पर लिखे गए लेख को अभिलेख कहते हैं। इन अभिलेखों पर राजाओं के कार्यों, उनके आदर्शों और युद्ध में विजयों का वर्णन मिलता है, ठीक है। स्रोत क्या होता है, तो इस शब्द का प्रयोग इतिहासकार पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से प्राप्त जानकारियों के लिए करते हैं, स्रोत शब्द का प्रयोग, ठीक है। अब पुरातत्वविद कौन होते हैं, तो जो व्यक्ति पत्थर ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हो, औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई करते हो, और चिड़ियों, जानवरों तथा मछलियों की हड्डियां ढूंढते हो, उन्हें पुरातत्वविद कहते हैं। मतलब जो पुरावशेषों का पता लगाते हैं, उनको ढूंढते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पुरातत्वविद, ठीक है। इतना समझ में आया। आगे, अब इतिहासकार कौन है, ठीक है। अब इतिहासकार कौन है, तो जो अतीत का अध्ययन करते हो उसे हम कहते हैं इतिहासकार। अलग अलग समूहों के लिए अतीत के अलग अलग मायने थे, इसलिए अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है। तो अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के लिए किया जाता है, क्यों, क्योंकि जो पुराने समय में अलग अलग जो समूह रहे हैं, उनके लिए अलग अलग अपने अतीत के अलग मायने थे। एक राजा के लिए उसका अलग तरह, उसका जीवन स्तर अलग था। जंगल में रहने वाले लोगों के लिए, जो आदिवासी लोग थे, उनका जीवन स्तर अलग था। उच्च जाति के लोगों के लिए अलग जीवन था, निम्न जाति के लोगों का रहन सहन, उनका जीवन अलग तरीके का था, ठीक है। तो अलग अलग जो समूह हैं, तो उनके लिए, उनके जो जीवन एक दूसरे से बिल्कुल अलग रहा है। तो इसलिए सभी के लिए अतीत के अलग अलग मायने हैं। तो इसलिए अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के लिए किया जाता है, एक वचन के लिए नहीं, ध्यान रखना। आगे चलकर वर्ष की जो गणना है, ठीक है, ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म 2000 वर्ष पहले अर्थात शून्य से की जाती है। तो अभी हम कहते हैं ना 2021, तो मतलब
जो जीरो है, तो जीरो 21, 20, 19, 18, 2000, तो ये इसकी शुरुआत जीरो से होती है। तो जीरो क्या माना जाता है? ईसा मसीह थे, जो जीसस थे, उनके जन्म की तिथि मानी जाती है जीरो। ठीक है, तो ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती है। इतिहास में हम ईसा पूर्व पढ़ते हैं ना, तो मतलब जीरो से पहले, तो ईसा पूर्व, ईसा के जन्म से पहले। और अंग्रेजी में ईसा पूर्व के लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है? बीसी, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, ईसा के जन्म से पहले, तो इंग्लिश में कहते हैं बीसी, और इंग्लिश में बीसी और हिंदी में ईसा पूर्व। ईसा मसीह के जन्म के बाद की तिथियों के लिए हिंदी में ईसवी ईसवी शब्द का प्रयोग होता है, और अंग्रेजी में इसको हम क्या कहते हैं? एडी, मतलब एनो डामिनी। ठीक है, इसका याद ध्यान रखना। और भी कुछ शब्द हैं जिसका प्रयोग किया जाता है। कभी कभी एनो डामिनी, एडी की जगह कॉमन एरा, सीई का प्रयोग किया जाता है, और बिफोर क्राइस्ट, बीसी की जगह बीसी, बिफोर कॉमन एरा का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखना, बीसी की जगह बिफोर कॉमन एरा का भी प्रयोग होता है, बीसीई। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट, बीसी अथवा बिफोर कॉमन एरा की जगह इंग्लिश में कभी कभी बिफोर प्रेजेंट, बीपी शब्द का भी प्रयोग होता है। और इन सभी शब्दों का प्रयोग कब शुरू हुआ? जब अंग्रेज भारत में आए, इन्होंने यहाँ पे साम्राज्य की स्थापना की। नहीं तो उससे पहले भारत का अपना जो कैलेंडर था, पांचांग था, उसके हिसाब से यहाँ की तिथियां हैं। और आज भी वो तिथि हम बात करते हैं तो उसी हिसाब से दिवाली, दशहरा जो त्योहार है, तो हमारी जो अपनी तिथि है, विक्रम संवत है, शक संवत है, तो उसका प्रयोग होता है। और अंग्रेजी जो कैलेंडर है, इसका जो प्रयोग अंग्रेजों के आने के बाद शुरू हुआ 200 साल पहले। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अज्ञात लिपि को जानने की कहानी उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है। तो जो लिपि है, पुराने समय में बहुत सारी लिपि हैं जिसके बारे में पता नहीं लगाया जा सकता है, मतलब उनके बारे में पता नहीं लगाया जा सका है, लेकिन उनके बारे में पता लगाने की जो प्रक्रिया थी, कब शुरू हुई अज्ञात लिपि को जानने की प्रक्रिया? उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र में मिलती है। रोसेटा, रोसेटा क्या था? मिस्र के उत्तरी तट पर स्थित एक कस्बा था। ठीक है, जिसको क्या नाम था? जिसका रोसेटा। अब कारतूस क्या है? तो इंडिया में तो हम कारतूस का, हम गोला बारूद इसका प्रयोग गोली इनके लिए करते हैं, लेकिन कारतूस का जो प्रयोग अगर हम इतिहास की बात करें तो ये एक प्रकार का छोटा फ्रेम है जिसमें मिस्र के राजाओं और रानियों के नाम लिखे गए। अध्याय 2, आखेट, खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। अब इसमें हम ये पढ़ेंगे, ये जानेंगे कि जो आरंभिक मानव था, किस तरह से जब उसने अपनी जिंदगी की शुरुआत की, तो जंगलों में घूम घूम कर एक जगह से दूसरी जगह शिकार करता था, और पेड़ों से जो फल फूल मिलते थे उनसे अपना पेट भरता था। और इस तरह से आगे चलते हुए किस तरह से उसने खेती करना सीखा, भोजन का खुद से उत्पादन करना सीखा, तो इस चैप्टर में हम जानेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो भारतीय उपमहाद्वीप में जो लोग 20 लाख वर्ष पहले रहा करते थे, उन्हें आज हम क्या कहते हैं? आखेटक, मतलब शिकार, जो शिकारी होते हैं। और खास संग्राहक, मतलब जो पेड़ों से भोजन इकट्ठा करते हैं, फल फूल इकट्ठा कर कर अपना पेट भरते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? आखेटक, शिकारी। और खास संग्राहक जो पेड़ों से भोजन को इकट्ठा करते थे, चाहे उनके फल हो गए चाहे फूल हो गए। ठीक है, यह लोग शिकार करते थे, भोजन, फल, पानी की तलाश में, और मौसम परिवर्तन के कारण एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे। तो यह लोग एक जगह से दूसरी जगह किस लिए घूमते थे? शिकार के लिए, फल की तलाश में, ठीक है, पानी की तलाश में, और मौसम परिवर्तन के कारण जब मौसम में परिवर्तन होता था तब भी वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो इन 4 कारणों से आरंभिक मानव एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता था। ठीक है, आखेटक व खास संग्राहक लोगों के विषय में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? तो उनके द्वारा बनाए गए और प्रयोग में लाए गए पत्थरों, हड्डियों और लकड़ियों के जो औजार हैं, ठीक है, तो उनके बारे में जानकारी के मुख्य स्रोत हैं। आरंभिक मानव औजार का उपयोग शिकार करने के लिए, खाने के योग्य पेड़ों की जड़ों को खोदने के लिए, जानवरों की खाल निकालने के लिए, और उनकी खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए करता था। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। हम आगे बढ़ते हैं। तो अब यह है कि पूरा स्थल किसे कहते हैं? पूरा स्थल, ठीक है, तो पूरा स्थल उस स्थान को कहा जाता है जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। यह मुख्यतः
जल स्रोतों मतलब नदी, तालाब, झीलों के पास, और जहां औजार बनाने के लिए अच्छे पत्थर प्राप्त होते हैं उसके आसपास मिलते हैं। तो ये पुरा स्थल ज्यादातर कहाँ होते हैं? नदियों के स्रोतों के पास, या जहाँ पे औजार बनाने के लिए अच्छे पत्थर प्राप्त होते हैं उसके आसपास होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ पुरास्थलों की। तो भीमबेटका जो गुफा है मध्य प्रदेश में, हुसगी कर्नाटक, और कुर्नूल मध्य प्रदेश, यह कुछ ऐसे पुरास्थल है जहां आखिर तक वह खास संग्रहक लोगों, ठीक है, जिनको हम आरंभिक मानव भी कहते हैं, उनके होने के प्रमाण मिले हैं। कुर्नूल आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो यह एक ऐसा पूरा स्थल है जहां से राख के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मतलब राख मिलने का मतलब है कि उस समय के जो आरंभिक मानव थे, लोग थे, उन्होंने आग जलाना सीख लिया था। आगे हुसगी कर्नाटक की बात करें तो यह वह स्थल है जहां लोग पत्थर के औजार बनाते थे। तो कर्नाटक में देखो, कुर्नूल में राख के अवशेष मिले हैं, और कर्नाटक में यह पता चला है हुसगी में कि यहाँ पर जो पूरा स्थल है हुसगी में, यहाँ पर जो आदि मानव थे पत्थर से औजार बनाते थे। आगे बढ़ते हैं, हम भीमबेटका की बात करते हैं मध्य प्रदेश में। तो यह एक आवासीय पुरा स्थल है। आवासीय पुरा स्थल क्या होता है? उन्हें कहा जाता है जहां प्रारंभिक मानव रहते थे, तो उसे हम आवासीय पुरा स्थल कहते हैं। तो देखो, तीन चीजें हमें पता चली। कुर्नूल कुर्नूल आंध्र प्रदेश में राख के अवशेष प्राप्त हुए हैं, इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। हुसगी कर्नाटक में लोग पत्थरों के औजार बनाते थे, और भीमबेटका मध्य प्रदेश एक आवासीय पुरस्थल है जहाँ पे लोग रहते थे। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अब आता है उद्योग स्थल किसे कहते हैं। ठीक है, उद्योग स्थल क्या होते हैं? तो जिन स्थलों पर आरंभिक मानव पत्थरों से औजार बनाते थे उन्हें उद्योग स्थल कहा जाता है। अब आवासीय और उद्योग स्थल, अब एक और नया शब्द आया है। ठीक है, तो कभी कभी लोग औजार बनाने वाले स्थान पर ही लंबे समय तक रहा करते थे, तब ऐसे स्थलों को आवासीय और उद्योग स्थल कहा जाता था, जहाँ पे औजार बनाने के साथ साथ इंसान रहता भी था। ठीक है, जहाँ पे सिर्फ रहता था उसको कहते हैं आवासीय स्थल, जहाँ पे औजार बनाता था उसको उद्योग स्थल, और जहाँ पे रहने के साथ साथ औजार बनाता था उसे आवासीय उद्योग स्थल। आरंभिक मानव इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें धूप, बारिश और हवाओं से राहत मिलती थी। शैल चित्र किसे कहते हैं? शैल का मतलब पत्थर होता है। आरंभिक मानव जिन गुफाओं में रहते थे उनकी दीवारों पर उन्होंने विभिन्न क्रियाओं को चित्रित किया, जिन्हें शैल चित्र कहते हैं। यह चित्र मध्य प्रदेश की भीमबेटका और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले हैं। पत्थर से पत्थर टकराना और दबाव शल्क तकनीक, प्राचीन समय में पत्थर के औजार बनाने की एक तकनीक थी, जिसमें पत्थर के ऊपर पत्थर को रखकर और उसको एक औजार का शेप दिया जाता था, उसकी नोक को पेना किया जाता था। इसे पत्थर से पत्थर टकराना या दबाव शल्क तकनीक कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं, पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण शब्द दो शब्दों यानी पूरा मतलब प्राचीन और पाषाण मतलब पत्थर से बना है। यह नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। ठीक है, पुरा पाषाण काल यह 20 लाख वर्ष पहले से 12,000 वर्ष पहले के दौरान माना जाता है। तो इतनी लंबी जो अवधि थी पुरा पाषाण काल की थी, 20 लाख वर्ष से 12,000 साल तक। पूरा पाषाण काल को तीन भागों में बांटा जाता है: आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण काल। मानव इतिहास की लगभग 99% घटनाएं इसी काल के दौरान हुई है। मतलब खेती करना, पहिए के औजार, आग का इस्तेमाल, ठीक है, जानवरों को पालना, तो ये जो मुख्य घटनाएं हैं ये सारी की सारी घटनाएं पूरा पाषाण काल में ही हुई हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। मध्य पाषाण काल, जिसको मेसोलिथ पीरियड कहते हैं, इसका समय 12,000 साल से लेकर 10,000 साल पहले तक का माना जाता है। इस काल में क्या चीज हुई? पर्यावरण में बदलाव देखने को मिलते हैं। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ या लघु पाषाण कहा जाता था। इन औजारों में हंसिए और आरी जैसे महत्वपूर्ण है। तो जो मध्य पाषाण काल के औजारों को माइक्रोलिथ या लघु पाषाण कहा जाता था, जो आमतौर पर छोटे होते थे पहले की तुलना में। इन औजारों में मुख्य क्या थे? हंसिए और आरी जैसे औजार मिलते हैं। फिर उत्तर पाषाण काल की बात करते हैं, जिसको नव पाषाण काल भी कहा जाता है। यह लगभग 10,000 साल पहले से
शुरू हुआ। ठीक है, भारत में पूरा पाषाण युग में शुतुरमुर्ग होते थे। इसका परिणाम कैसे मिलता है? पटने महाराष्ट्र में एक जगह, वहां पे शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है यहाँ शुतुरमुर्ग भी रहते थे। लगभग 12,000 वर्ष पहले यहाँ की जलवायु में बदलाव आए, जिससे घास के मैदान बनने लगे। परिणाम स्वरूप जब घास के मैदान आएंगे तो घास पर जिंदा रहने वाले जानवरों की संख्या भी बढ़ेगी। ठीक है, इससे क्या हुआ? मनुष्य हिरण, भेड़ भेड़ बकरी, गाय जैसे जानवरों का शिकार करने लगा और बाद में इनको धीरे धीरे पालना भी शुरू कर दिया। ठीक है, पशुपालन मध्य पाषाण युग की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। पशुपालन, पशुओं को पालना। आरंभिक मानव ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू जानवर बनाया और उसके बाद में भेड़ बकरी को आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कुत्ते को पालतू जानवर बनाया और उसके बाद भेड़ बकरी को। अब आगे अगर हम बढ़ते हैं तो अगर हम बात करते हैं लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने की प्रक्रिया को हम कहते हैं बसने की प्रक्रिया। तो बसने की प्रक्रिया क्या है? लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने की जो ये प्रक्रिया है, इसको हम कहते हैं बसने की प्रक्रिया। यह लगभग 12,000 साल पहले शुरू हुई। तो बसने की प्रक्रिया 12,000 साल पहले शुरू हुई। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सी थी? जैसे हमने बात की गेहूं और जौ। पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका था। पशुओं को चलते फिरते खाद्य भंडार भी कहा जाता था। तो पशु को क्या कहा जाता है? चलते फिरते खाद्य भंडार। नवपाषाण युग के औजार पहले की तुलना में अधिक पैने होते थे तथा उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। तो देखो, नवपाषाण युग के औजारों की विशेषता क्या है? पहले की तुलना में पेने होते थे ज्यादा और उन पर पॉलिश भी चढ़ाई जाती थी। उस समय भी अनाज को पीसने के लिए ओखली तथा मूसल का प्रयोग होता था। इस समय मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। इस समय लोगों ने कपड़ा बुनना भी शुरू किया था। तो पाषाण काल की, पूरा पाषाण काल की ये मुख्य घटनाएं थी कि इतिहास की 99% घटनाएं उस समय हो चुकी थी। मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में स्थित एक जगह है, यहाँ की स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले जौ गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना शुरू किया। यहाँ पर खुदाई में पुरातत्वविदों को सबसे पहले के स्तरों पर विभिन्न जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। ठीक है, मेहरगढ़ में प्राचीन कब्रें भी मिली हैं जहां पर मृतकों को सामान और जानवरों के साथ दफनाया जाता था। कपास की खेती सबसे पहले 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में ही शुरू हुई थी। किसकी खेती? कपास की खेती। कहां पर? मेहरगढ़ में, 7,000 साल पहले। ठीक है, उसके बाद गांवों की यह विशेषता होती कि वहां पे रहने वाले अधिकांश लोग भोजन उत्पादन में लगे रहते। ठीक है, गांव के लोग भोजन उत्पादन में लगे रहते, ये गांव की विशेषता थी। कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश का एक जगह है, यहाँ यहाँ चावल और जानवरों की हड्डियां मिली हैं कोल्डी हवा में। बुर्जहोम कश्मीर, यहाँ लोग गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था? गर्तवास। गर्तवास मतलब गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहना। दाओजली, यहाँ खरल, मसूर और जेडाइट जैसे पत्थरों के उपकरण मिले हैं। कहाँ पर? दाओजली में। फिर चताल ह्यूक, एक जगह है, कहाँ पर है? तुर्की में। यह नवपाषाण युग का सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में से एक है। यहाँ बाहर से आने वाली कौन कौन सी वस्तुएं मिली हैं? जैसे सीरिया के जो चकमक पत्थर हैं वो यहाँ पे मिले हैं। तो चकमक पत्थर कहाँ के थे? सीरिया के। लाल सागर की क्या थी? कौड़ियां। और भूमध्य सागर की सीपियां। तो भूमध्य सागर की सीपियां प्रसिद्ध थी, लाल सागर की कौड़ियां और सीरिया के चकमक पत्थर। ठीक है, ये कहाँ पर मिले हैं हमें? चताल युग जो तुर्की में एक जगह है, जो एक प्रसिद्ध पूरा पाषाण युग का एक स्थल है। ठीक है, उसके बाद अगर हम आरंभिक नगरों की बात करते हैं, अध्याय 3, तो हड़प्पा या इसको सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, अब क्यों कहा जाता है तो इसको ध्यान से सुनिएगा। इस सभ्यता की खोज 1932 में रखार दास बैनर्जी और दयाराम साहनी नामक पुरातत्वविदों ने की थी। यहाँ यह सभ्यता लगभग 4700 वर्ष पूर्व अस्तित्व में आई और लगभग 3900 वर्ष पूर्व समाप्त हो गई, मतलब 800 सालों तक चली थी ये। इस सभ्यता के अवशेष सर्वप्रथम हड़प्पा नामक जगह जो पाकिस्तान में है आज के समय में, वहां से प्राप्त हुए थे। इसलिए इस
जगह, इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि क्योंकि इसके जो आरंभिक जो अवशेष थे हड़प्पा नामक जगह पे मिले थे। और इसको सिंधु नदी, और एक और खास बात, ये सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई, इसलिए इसको सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं और सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहते हैं। हड़प्पा के जो नगर थे दो भागों में बटे हुए थे। पश्चिमी भाग नगर था, वो दुर्ग कहलाता था, जो छोटा था लेकिन ऊंचाई पर स्थित था, क्योंकि यहाँ पे माना जाता है कि शासक लोग रहते थे दुर्ग में। और पूर्वी भाग निचला था, बड़ा शहर। ठीक है, तो पूर्वी भाग निचले हिस्से में बसा था, इसको इसलिए निचला शहर भी कहते थे या बड़ा शहर भी कहते थे। दोनों हिस्सों की दीवारें पक्की ईंटों से बनी होती थी। ठीक है, तो हड़प्पा जो नगर था दो भागों में बसा था, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग नगर दुर्ग और पूर्वी भाग निचला शहर। तो नगर दुर्ग में राजा रहते थे और निचला शहर में प्रजा। ठीक है, पूर्वी भाग में। मोहनजोदड़ो नगर में विशाल स्नानागार मिला है। तो विशाल स्नानागार कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में। कालीबंगा और लोथर जैसे कुछ नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। ठीक है, ध्यान रखना। हड़प्पा, लोथर और मोहनजोदड़ो में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं, जहाँ पे संभवतः लोग अनाज को इकट्ठा करते थे। हड़प्पा के जो घर थे, इस सभ्यता के घर थे, उनकी क्या विशेषताएं थी? घर आमतौर पर एक या दो मंजिल के होते थे। घर के बीच आंगन होता था जिसके चारों ओर कमरे बने होते थे। नगरों में जल निकास के लिए सीधी नालियां बनाई गई थी। लिपिक किसे कहते हैं? ये लोग मुहरों पर, ठीक है, आयातकार, मुहरे कैसी? आयातकार। यह लोग मुहरों पर लिखते थे। यहाँ की सबसे आकर्षक वस्तु क्या है हड़प्पा सभ्यता की? मनके, बाट और फलक। ठीक है, हड़प्पा के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। बाट, बाट क्या होता है? इनका प्रयोग बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए किया जाता था। जैसे तराजू होता है तो वैसे एक पत्थर, बाट का प्रयोग बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए किया जाता है। और ये किस पत्थर से बने थे? चर्ट नाम के पत्थर से बनाए जाते थे। मनके कार्निलियन पत्थर से बनाए जाते थे। तो मनके जो थे किस पत्थर से बनाए जाते थे? कार्नियर। तो बाट जो है चर्ट नाम के पत्थर से बनाए जाते थे और मनके कार्निलियन पत्थर से बनाए जाते थे। इनकी माला बनाई जाती थी। फलक, ये धारदार पत्थर है। फलक क्या है? धारदार पत्थर। फेयंस, फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। इसको बनाने के लिए बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। इसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। तांबा, हड़प्पा के लोग तांबे का आयात कहाँ से करते थे? राजस्थान और ओमान से करते थे। तो इसको ध्यान से रखना, याद रखना कि तांबे का आयात हड़प्पा लोग राजस्थान और ओमान से करते थे। टीन, टीन का आयात हड़प्पा के लोग कहाँ से करते थे? ईरान और अफगानिस्तान से करते थे। सोने का आयात हड़प्पा के लोग कर्नाटक से करते थे। ठीक है, और जो बहुमूल्य पत्थर थे, हड़प्पा के लोग बहुमूल्य पत्थरों का आयात गुजरात, अफगानिस्तान और ईरान से करते थे। हड़प्पा के लोग जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग करते थे। इसका पता कैसे चला? हड़प्पा के लोग आयात, इसका पता ऐसे चला कि जुते हुए खेलों, जो जुते हुए जो खेतों के साक्ष्य मिले हैं और बैलगाड़ियों के खिलौने भी प्राप्त हुए, जिससे पता चलता था, हल भी मिले हैं, हल के खिलौने। तो उससे हमें पता चलता था कि उस समय के लोग हल का प्रयोग करते थे खेतों की जुताई के लिए। हड़प्पा के लोग यातायात के लिए नावों और पहियों वाले वाहनों का प्रयोग करते थे। वहां प्राप्त खिलौनों और मोहरों पर बने चित्रों से यह बात साबित हुई है। धोलावीरा, यह नगर गुजरात के कच्छ क्षेत्र में खदीर बेत इलाके में स्थित था। यह नगर 3 भागों में बटा था। तो धोलावीरा जगह कहाँ पर स्थित है? गुजरात के कच्छ क्षेत्र में। और उसमें कौन सा क्षेत्र है? खदीर बेत। लोथड़, तो लोथड़ ये भी गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती नदी की उप नदी के किनारे बसा है। तो लोथड़ भी कहाँ है? गुजरात में साबरमती की एक उप नदी के किनारे बसा हुआ है। इस क्षेत्र में कीमती पत्थर आसानी से मिल जाते थे। तो लोथड़ किसने प्रसिद्ध था? अपने कीमती पत्थरों की वजह से। यह पत्थर शंखों और धातु से बनी चीजों का महत्वपूर्ण केंद्र था। तो जो लोथड़ है
वो पत्थर, शंखों और धातु से बनी चीजों का महत्वपूर्ण केंद्र था। मुहरबंदी एक प्रकार का सील है जो थैलों को बंद करने के बाद उनके मुहाने पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मुहर लगाई जाती थी। ठीक है, तो मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते थे। इससे सामान सुरक्षित होता था। जैसे आप सब कोई थैला बांधते हैं, या जैसे आजकल जो व्यापार होता है, तो जब चीजों को पैक किया जाता है तो उस पर क्या किया जाता है, स्टैंप लगा दिया जाता है, या मोमबत्ती से उसको एक सील लगा दिया जाता है, स्टैंप लगा दिया जाता है, ताकि अगर कोई भी उसको खोले तो वो जब खोलने के लिए मान लो आपने पैकिंग की, उस पर सील लगा दी, अगर कोई खोलता है तो वो सील टूट जाएगी। तो इससे जिस व्यापारी के पास वो सामान पहुंचेगा, अब उसको अगर वो देखता है कि उसकी सील टूटी हुई है, तो इससे क्या पता चलता है उसको कि इस सामान में हेरा फेरी हुई है। तो इस तरह से क्या होता था, सील लगाने से सामान सुरक्षित होता था और कोई उसमें से हेरा फेरी नहीं कर सकता था। तो इसको हम क्या कहते हैं, मुहरबंदी, कि यह एक प्रकार की सील है। ठीक है, जो थैलों को बंद करने के बाद उनके मुहाने पर जो गांठ पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मुहर लगाई जाती थी, मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते थे। इससे सामान सुरक्षित रहता था। हड़प्पा सभ्यता का पतन। इस सभ्यता का पतन लगभग 3900 साल पहले हुआ। इसके पश्चात 1500 साल पहले गंगा नदी के किनारे नगरों का विकास हुआ। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता का 3900 साल पहले पतन हुआ, और उसके 1400 साल बाद मतलब 2500 साल पहले गंगा नदी के किनारे नगरों का विकास हुआ। पिरामिड क्या होते हैं, ये बड़े बड़े कब्र होते हैं जो मिस्र के लोगों द्वारा अपने राजाओं को दफनाने के लिए बनाए जाते थे। राजाओं के शवों पर एक विशेष प्रकार का लेप लगाकर उन्हें मकबरों में डाला जाता था। इन शवों को मम्मी कहा जाता था। अब हम अध्याय 4 की बात करते हैं, चैप्टर 4। क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। तो ऋग्वेद सबसे पहले इसमें जिक्र आता है। यह दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसकी रचना लगभग 3500 वर्ष पहले हुई थी। ठीक है, आगे सूक्त क्या होता है। तो ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। सूक्त का क्या अर्थ है, अच्छी तरह बोला गया। यह विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए। ठीक है, ऋग्वेद की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य इससे विद्यार्थियों को सस्वर पाठ के साथ कंठस्थ करवाते थे। सस्वर पाठ मतलब एक लय में। ठीक है, एक संगीतबद्ध एक लय में। तो जो आचार्य थे, जो टीचर थे, विद्यार्थियों को सस्वर पाठ के साथ इसका कंठस्थ मतलब मुंह जबानी याद करवाना, कंठस्थ करवाते थे। आरंभ में ऋग्वेद का उच्चारण और श्रवण किया जाता था, बहुत बाद में इसको लिखा गया। ऋग्वेद के 3 महत्वपूर्ण देवता हैं। कौन कौन है, अग्नि है, इंद्र है और सोम है। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऋग्वेद के 3 महत्वपूर्ण देवता हैं, अग्नि, सोम और इंद्र। ऋग्वेद में सबसे प्रतापी देवता इंद्र को माना गया है। इंद्र पर ऋग्वेद में 250 सूक्त लिखे गए हैं। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर अर्थात किलों को तोड़ने वाला कहा गया है। इंद्र को युद्ध का देवता माना गया है। ठीक है, उसके बाद अगर हम अग्नि देवता की बात करें, अग्नि मतलब आग के देवता का दूसरा स्थान है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अग्नि देवता पर 200 सूक्तों को लिखा गया है। ऋग्वेद के तीसरे मुख्य देवता हैं सोम। तो सोम क्या है, यह एक पौधा है जिससे खास पेय बनाया जाता था। ऋग्वेद में नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई। यह समाज में घोड़ों और गायों के महत्व को दर्शाता है। ठीक है, वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती थी। ठीक है, अब ऋग्वेद में महर्षि विश्वामित्र का 2 नदियों सतलुज और व्यास के साथ संवाद का एक अंश सूक्त के रूप में लिखा गया है। तो महर्षि विश्वामित्र का 2 नदियों के साथ जो वार्तालाप हो रही है, सतलुज और व्यास, ऋग्वेद में इसका जिक्र है। ठीक है, ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का जिक्र आता है। इसमें गंगा और यमुना नदी का जिक्र सिर्फ एक ही बार हुआ है ऋग्वेद में। तो एक चीज भी ध्यान रखना कि ऋग्वेद में गंगा और यमुना का जिक्र सिर्फ एक बार हुआ है। ज्यादातर जिक्र सरस्वती नदी, सिंधु नदी का हुआ है। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। ऋग्वेद में जनता या पूरा समुदाय,
ठीक है, पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का प्रयोग होता था। कौन सा? जन या विष। ऋग्वेद में जन शब्द का 275 बार प्रयोग हुआ है और विष शब्द का 170 बार उल्लेख हुआ है। वैदिक काल में लड़ाइयां किस लिए लड़ी जाती थी? मवेशियों के लिए, मवेशी मतलब पालतू जानवर, और चारागाह भूमि मतलब जहां पर वो जानवर भोजन प्राप्त किया करते थे, मतलब घास। चारागाह जहाँ पे उनके लिए, उनके चरने के लिए, उनके भोजन के लिए चारा उपलब्ध होता था। तो ज्यादातर लड़ाइयां ऋग्वेद काल में मवेशियों, जानवरों, पालतू जानवरों और चारागाह भूमि के लिए लड़ी जाती थी। आर्य, ठीक है, उस समय के जो लोग थे, अपने विरोधियों को, ठीक है, जो उस समय भारत में लोग रहते थे, उसको हम, उनको आर्य कहते थे। तो वो अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वो लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद में, ठीक है, तो शुरुआत में तो देखो, दास या दस्यु का प्रयोग दुश्मनों के लिए किया जाता था। आर्य लोग अपने दुश्मनों के लिए करते थे। दस्यु वो लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और दूसरी भाषाएं बोलते थे। लेकिन आगे चलकर दास शब्द का मतलब बदल गया और इसका मतलब क्या हो गया? गुलाम। तो शुरुआत में इसका अर्थ क्या था? विरोधी था, दुश्मन था, लेकिन आगे चलकर इसका अर्थ हो गया गुलाम। दास या दस्यु युद्ध बंदी होते थे। उन्हें मालिक की संपत्ति माना जाता था। जो मालिक चाहते थे दास को वह सब करना पड़ता था। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। यह दक्कन, कश्मीर, दक्षिणी और उत्तरी पूर्व भारत में प्रचलित थी। इन कब्रों को महापाषाण इसलिए कहा जाता था क्योंकि इन्हें बड़े बड़े पत्थरों से घेर दिया जाता था। महापाषाण को ताबूत शवाधान, जिसे शिष्ट कहा जाता है, इन कब्रों में मृतकों को खास किस्म की मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल रंग के मिट्टी के बर्तन के नाम से जाना जाता था। तो महापाषाण क्या थे? ताबूत थे, ठीक है, शवाधा, जहाँ जिसमें शवों को डाला जाता था। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाणिक पुरास्थल कौन से हैं? ब्रह्मगिरी, चन्नलूर, इनाम गांव। ठीक है, ये महापाषाणिक पुरास्थल है जहां से कब्रें पाई गई। इनाम गांव में एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र मिली है आंगन में, जिसे चार पैरों वाले एक संदूक में दफनाया गया था। ठीक है, तो इनाम गांव में क्या था? एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र मिली है जिसे उसके आंगन में, घर के आंगन में दफनाया गया था। संस्कृत भाषा भारोपीय भाषा परिवार का एक हिस्सा है, इसको याद रखना। भारत के पूर्वोत्तर प्रदेशों में बोली जाने वाली भाषाएं तिब्बत वर्मा भाषा परिवार का हिस्सा है, जो पूर्वोत्तर में बोली जाती है। दक्षिण भारत में बोली जाने वाली भाषा द्रविड़ भाषा परिवार का हिस्सा है। झारखंड और मध्य भारत के जो आदिवासी हिस्से हैं, उनमें जो बोली जाने वाली भाषाएं हैं, आस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हैं। जो आदिवासी भारत में भाषाएं हैं, ये आस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई हैं। आज से लगभग 2000 वर्ष पहले भारत में एक बहुत प्रसिद्ध ऋषि हुए थे, चरक। वो एक बहुत ही प्रसिद्ध वैद्य थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर एक अपनी बुक लिखी थी जिसको चरक संहिता कहा जाता है। चरक संहिता महर्षि चरक ने लिखी थी। ठीक है, उनके अनुसार मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती थी? 360। आगे हम चलते हैं 5वें अध्याय की तरफ। तो राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो 3000 साल पहले लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित करके राजा के रूप में प्रतिष्ठित होते थे। उससे पहले राजा का जो आरंभ में देखें तो राजा का जो चयन था, आपस में लोग, समुदाय मिलकर करता था। लेकिन आगे चलकर 3000 साल पहले लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित करके राजा के रूप में प्रतिष्ठित होते थे। इसमें जो एक महत्वपूर्ण यज्ञ था, अश्वमेध यज्ञ। ठीक है, जो लोग अपने आप को राजा के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए करते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। राजा को राज सिंहासन या बाघ की खाल के आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध के क्षेत्र में राजा का सारथी उसका सहचर होता था। ठीक है, सारथी, क्योंकि जो सारथी था, जो आपने देखा होगा, राजा रथ पे निकलता था तो जो रथ को चलाता था, उसका ड्राइवर जो था, उसको सारथी कहते थे। तो वो हमेशा राजा के साथ रहता था, इसलिए राजा का सारथी उसका सहचर था। यज्ञ के अवसर पर राजा की विजयों का गुणगान करता था सारथी, क्योंकि राजा को युद्ध करते हुए वो बहुत पास से देखता था, इसलिए राजा की विजयों का गुणगान करता था। महिलाओं और शूद्रों को वेदों का अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त नहीं था।
सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ब्राह्मण ग्रंथों की रचना ऋग्वेद के बाद उत्तर वैदिक काल में लगभग 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में हुई। उत्तर वैदिक काल में एक और महत्वपूर्ण घटना क्या थी? समाज को 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित कर दिया गया। उत्तर वैदिक काल में केवल क्षत्रिय और वैश्यों को यज्ञ करवाने का अधिकार प्राप्त था। जनपद, जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह है, तो इसलिए इसको कहते हैं जनपद, जहाँ पे जन के पद मतलब पैर पड़ते हैं। तो जनपद का अर्थ हुआ, का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह। पुरातत्वविदों द्वारा खुदाई की गई जनपद बस्तियों के क्या क्या नाम है? दिल्ली में पुराना किला, हस्तिनापुर मेरठ, अंतरजी अंतरजी खेड़ा एटा में। ठीक है, ये पुरातत्वविदों द्वारा खुदाई की गई कुछ जनपद बस्तियां हैं। धूसर पात्र क्या होते हैं? इस तरह के पात्रों में ज्यादातर थालियां और कटोरियां ही मिली हैं। इनका प्रयोग अनुष्ठानों मतलब जो महत्वपूर्ण अवसर थे, यज्ञ होते थे, तो महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में इसका प्रयोग अनुष्ठानों में महत्वपूर्ण व्यक्तियों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। किसका? धूसर पात्र का। महाजनपद, 2500 वर्ष पहले भगवान बुद्ध के समय में 16 महाजनपदों का जिक्र मिलता है। भाग क्या है? उत्तर वैदिक काल में कृषकों की उपज से एक मतलब 6 का एक हिस्सा लिया जाता था, कर के रूप में निर्धारित किया गया था, तो जिसे भाग कहते थे। तो ठीक है, तो भाग क्या था? कर का एक हिस्सा होता था। ठीक है, तो वो किसानों से लिया जाता था। कब लिया जाता था? उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में कृषि के क्षेत्रों में 2 बड़े परिवर्तन आए। क्या क्या आए? लोहे के फाल वाले हलों का प्रयोग किया जाने लगा। मतलब पहले हलों की जो हल जो होते थे उसकी नोक लकड़ी से होती थी, लेकिन अब उसकी जगह लोहों का उपयोग किया जाने लगा। और धान के पौधों का रोपण शुरू हुआ है। तो ये 2 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई कृषि के क्षेत्र में। तो धान के पौधों का रोपण क्या होता है? खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने की बजाय खेतों में धान के पौधों का रोपण करना। मगध मतलब आधुनिक बिहार, गंगा और सोन नदी के आसपास के क्षेत्र को मगध नाम से जाना जाता था। बिंबिसार और अजात शत्रु मगध के 2 बहुत ही शक्तिशाली शासक थे। महापद्म नंद मगध के एक और शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस महाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैलाया, मतलब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ तक, इससे आगे तक उन्होंने अपने क्षेत्र को फैलाया। मगध की आरंभिक राजधानी राजगृह थी। बाद में इसकी राजधानी क्या हुई? पाटलिपुत्र, और आज जिसे हम कहते हैं पटना। मगध एक शक्तिशाली राज्य के रूप में अस्तित्व में क्यों आया? क्योंकि यहाँ के जंगलों में अधिक संख्या में हाथी उपलब्ध थे, जो सेना का एक महत्वपूर्ण अंग थे। इस क्षेत्र में लोहे की पर्याप्त मात्रा थी, जो हथियार बनाने जो मजबूत हथियार बनाने में काम आते थे। यहाँ 2 बहुत ही शक्तिशाली शासक हुए। पहले हर्यक कुल के बिंबिसार। तो बिंबिसार का कुल क्या था? हर्यक। बिंबिसार भगवान बुद्ध के समकालीन थे, मतलब भगवान बुद्ध उन्हीं के समय में, या भगवान बुद्ध का जो समय था उस समय के शासक थे बिंबिसार। और उनके जो पुत्र थे अजात शत्रु। तो अजात शत्रु और बिंबिसार उस समय के 2 बहुत शक्तिशाली शासक हुए। महापद्म नंद यहाँ के एक और शक्तिशाली शासक हुए। इनके शासन काल में ही साम्राज्य का क्षेत्र का विस्तार उत्तर पश्चिम में फैला। सिकंदर मैसिडोनिया का राजा था और 2300 साल पहले भारत में विजय के इरादे से व्यास नदी के तट तक आया। लेकिन आगे बढ़ते समय उसके सेना के आधे सैनिकों ने, सेनापतियों ने भारत में आने से मना कर दिया, क्योंकि उस समय महापद्म नंद का शासन था और इनकी सेना बहुत विशाल थी। तो सिकंदर के आधे से ज्यादा सिपाही तो महापद्म नंद की जो सेना थी उनकी शक्ति से डर चुके थे। इसलिए फिर वो व्यास नदी से आगे सिकंदर नहीं बढ़ा और वहां से वो वापस लौट गए। वस्कार कौन थे? तो अजातशत्रु के दरबारी मंत्री वस्कार थे। कमकार भूमिहीन खेतीहर मजदूर को, मतलब वो मजदूर, वो किसान जिनके पास भूमि नहीं होती थी, उन्हें कमकार कहा जाता था। वज्जी, यह मगध का पड़ोसी राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली थी। तो वज्जी की राजधानी क्या थी? वैशाली। ठीक है, यहाँ की शासन व्यवस्था गण या संघ पर आधारित थी। अब गण या संघ क्या होते हैं?
तो गण का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता था, जबकि संघ का प्रयोग सभा या संगठन के लिए किया जाता था। मतलब क्या है कि इस तरह की शासन व्यवस्था में कोई एक व्यक्ति राजा नहीं होता था, बल्कि एक समूह में शासन किया जाता था, जिसमें एक समूह में मान लो 10 व्यक्ति हैं इस संघ या गण में, तो 10 व्यक्ति राजा होते थे, तो जिसका प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें वज्जित संघ का वर्णन मिलता है। तो दीर्घ निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें वज्जित संघ का वर्णन मिलता है। इसकी रचना 2300 साल पहले हुई थी। इसमें बुद्ध के कई व्याख्यान भी दिए गए हैं। बुद्ध और महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। बाद में गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त की। ठीक है, तो गुप्त शासकों ने गण या संघ पर विजय प्राप्त की थी। अब हम प्रजातंत्र या गणतंत्र की बात करते हैं। तो लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, समझ में आ रही है कि नहीं, आप जरूर अपनी राय दीजिए, आप कमेंट करिए। और आप जो भी समस्याएं हैं, जो भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर कमेंट करके पूछिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।